गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से देखेंगे हिंदी व्याकरण की, जो कि वर्ग 5वें क्लास से है, 5वें वर्ग से है, और अध्याय नंबर 10 है, जिसका नाम है क्रिया। अब हम इसके संबंध में जानेंगे क्रिया क्या है, क्रिया क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और हम क्रिया की अगर परिभाषा के बारे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ये जानना जरूरी है हमारे लिए क्रिया के बारे में। तो हम फिर से देखें कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं या उसके होने की संभावना होती है तो वे क्रिया कहलाते हैं। ये क्रिया में आते हैं। यहाँ पर ये बातें जो कही हुई उन्हें क्रिया कहते हैं। इस रूप से हम क्रिया के रूप को जान गए कि क्रिया क्या होता है, क्रिया की क्या परिभाषा होती है। अगर हम इसके उदाहरण की ओर देखेंगे तो ये उदाहरण जो है, जैसे नटखट चिंपू घर से निकला, तो नटखट चिंपू तक ठीक है, घर से निकला, तो ये निकला जो बातें आती है, मतलब उन्होंने कोई काम किया, निकला, तो वो जो बातें आती है तो वही उस क्रिया के रूप को हम दर्शा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरे रूप से देखते हैं कि चिंपू बहुत खुश हुआ, तो खुश हुआ, तो खुश हुआ जो बातें आती है ये उस रूप को पेश करता है जो खुश हुआ के बारे में दर्शाता है, यानी क्रिया के रूप को दर्शाता है। अब अगर हम जानेंगे कि धातु, धातु क्या है, तो हम देखेंगे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। वह क्रिया हो गया और उसका जो मूल रूप हो गया वही हमें धातु का बोध कराता है, वही धातु होता है। अगर हम इसके धातु और मूल रूप को अगर हम समझे तो इस रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे ना लगाकर अगर हम यहाँ पर किए हैं धातु और इसका मूल रूप किए हैं, जैसे पढ़ का पढ़ना, खेल से खेलना, देख का देखना, कूद का कूदना, तो ये धातु रूप हो गया। पढ़ मूल रूप इसमें ना लगाकर अगर हम किए हैं तो पढ़ना हुआ, खेल का खेलना, देख का देखना और कूद का कूदना। अब अगर हम इस धातु और मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम समझ गए तो क्रिया के भेद को हम समझेंगे। क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन, तो एक पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए यहाँ इसकी परिभाषा को लिख दी है, जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता न हो, जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता न हो उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसे हम कर्म की आवश्यकता न हो तो वे अकर्मक क्रिया में जाने जाते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वह कर्म पर पड़ने वाला प्रभाव जो होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। यह रूप से हम जान गए। लेकिन अगर हमें दोनों में पहचान करने के लिए मिले तो कैसे मिलेगा, अगर हम दोनों की सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर पाएंगे, तो इसकी एक आसान सी तरकीब है, क्या और किसे जोड़कर हम उस सवाल का हल ढूंढ सकते हैं। अगर हमें सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है, जैसे बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो बच्चा क्या उड़ा रहा है, तो आंसर हमें मिलेगा, उत्तर हमें मिलेगा कि पतंग उड़ा रहा है। तो इस रूप से अगर हम उदाहरण देखेंगे तो ये क्या किसे का अगर हमें जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक के रूप में आएगा, और बाकी सभी जो है उसका जो उपदेश रूप आता है वह अकर्मक के रूप में आएगा। तो इस रूप से हम उस रूप को जान सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक की आसानी से उपाय को क्या और किसे जोड़कर हम पहचान कर सकते हैं और उसके मुख्य रूप को हम, मुख्य बिंदु को हम जान सकते हैं। तो ये था आप लोगों का क्रिया का अध्याय, और यहाँ अध्याय समाप्त होता है। हम मिलेंगे फिर अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।